कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक तबीयत से पत्थर तो उछाल। टीटी का पेपर चल रहा ना जी सर। पहले टीटी का पेपर था। हाँ। फिर उसके बाद जो है ये एक इंटर कॉलेज में जो है कंपनी कोरियन कंपनी ने हमारी लेबोरेटरी बनाई जी। उस पर था। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप में हमारा क्या कहते हैं स्टेट गेम चलने फुटबॉल के जी। उसके बाद फिर टीईटी का जो सेकंड पेपर है उसका सेकंड का जो था वो था। उसके बाद फिर मैं डीजी ऑफिस में गया डीजी मैडम से। उसके बाद तब जो है सर इतनी व्यस्तता के बाद भी आपने नेट क्लियर कर लिया इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन ना सर। बहुत बहुत बधाई सर आपके लिए और नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है सर आप। मैंने वो तो टीचर्स के लिए ज़्यादा हम हाँ इंस्पिरेशन हैं सर। अब आपको I know that I'm ignorant. आपको चीफ एजुकेशन ऑफिसर कहूँ या प्रोफेसर दोनों ही हो गए सर आप, क्योंकि नेट होने का मतलब है एलिजिबिलिटी फॉर प्रोफेसर। नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटीज़। सर आपकी जो ये ललक है ना पढ़ने की सर, ये सबको प्रेरणा देती है सर। सबको ये प्रेरणा देती है सर। या यू आर ए फिलोसोफर आल्सो ना सर। मैं सबको कहता हूँ आदमी इधर उधर ना अपना डाइवर्जन के माइंड को सेट करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। इसलिए मैंने सोचा कि सर आपसे थोड़ा सा गुफ्तगू कर लीजिए। जी वित्त अधिकारी जी क्या सर वही बैठे सर बैठे नहीं वित्त अधिकारी यहाँ है यार सर वहीं ले जाता हूँ सर वहीं ले जाते हो हाँ ठीक है ना। तो अगर जब गवर्नमेंट में ये किया हुआ है तो फिर बताओ क्या होगा फिर मतलब कहते हैं क्वेश्चन चाहें रिलेटेड टू एजुकेशन तो हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल और ऑफिशियल क्वेश्चन तो अलग होते हैं और ये जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये बच्चों के लिए शूट कर रहे हैं सर, यूथ के लिए शूट कर रहे हैं जिसमें तो नमस्कार, मैं डॉक्टर शक्ति और आज हम यहाँ बैठे हैं डॉक्टर शक्ति टॉक शो में। और इस शो का एक ही पर्पज़ है कि जिसमें हम नौजवानों से ऐसे व्यक्तित्वों को मिलवाते हैं, ऐसी शख्सियतों को मिलवाते हैं जो इंस्पिरेशनेबल हों और जिनसे सीखने को मिले। तो एक मुझे शेर याद आ रहा है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता? एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। आज ये शेर बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रहा है हमारे इस जिला के मुख्य शिक्षा अधिकारी। मैं भी कह रहा था मैंने शिक्षा अधिकारी कहूँ या मैंने प्रोफेसर कहूँ, क्योंकि प्रोफेसर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने नेट क्वालिफाइड कर लिया है। नेट क्वालिफाइड करने का मतलब है कि नाउ ही इज़ एलिजिबल फॉर द प्रोफेसरशिप, ही इज़ एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स। इससे पहले मैं देख रहा था बहुत भीड़ थी, लोग मिलने वाले थे, सुबह से बहुत व्यस्तता चल रही थी सर की। कहीं गए हुए थे, मेरी लगातार फ़ोन पे भी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी। और इनकी सौम्यता और विनम्रता ऐसी है कि ये कभी भी जिस बात को कह देते हैं उसे करते हैं। इन्होंने आज मुझे समय दिया था और कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा और हम बच्चों के हित में बात करेंगे, छात्र हित में बात करेंगे। तो हमारे बीच में आपसे परिचित करवा रहा हूँ। वैसे तो वो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, शायद पूरे प्रदेश में इन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो। इतना नहीं, भारतवर्ष में भी ये कई राज्यों में सेवा करके आए हैं। जब ये वो बोर्ड के ये ओपन बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक थे तो उससे पहले ये गुजरात में भी रहते थे और उससे पहले ये बोर्ड के उप सचिव भी थे और देहरादून के ओपन बोर्ड के रीजनल डायरेक्टर भी थे और आज यहाँ वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून है। तो श्री प्रदीप रावत जी सर का मैं सबसे पहले यहाँ पर स्वागत करता हूँ और सर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने सर नेट क्वालिफाइड कर लिया है। और आप तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, फिलोसोफर हैं, दर्शन शास्त्री हैं और इनके लेक्चर्स से तो टीचर कम्युनिटी भी इंस्पिरेशनल थॉट्स लेती है। तो मैं सर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ और ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप बताएं
कि कहाँ से आपने नेट किया, ये चर्चा हो रही है, पूरी अखबारों में आ रहा है, लोग कह रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं। तो सर थोड़ा सा बताएं कि आप कब पढ़ते हैं, कितनी व्यस्तता के बाद, और कैसे आपके अंदर ये जुनून पैदा हुआ और कैसे आपने ये काम करना शुरू किया सर, जरा प्लीज़। देखिए सर, मैंने एक अध्यापक के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया और मैं अध्यापन को बहुत ही महत्वपूर्ण समाज के लिए एक कार्य मानता हूँ। और एजुकेशन ही सारी धुरी होती है। मैं प्राय इस बात को अपनी चर्चाओं में शिक्षकों के साथ जब वार्ता करता हूँ, इस बात को रखता हूँ कि मुझसे अगर ये पूछा जाए कि किसी क्षेत्र विशेष में आगे 20 सालों में कैसा होने की संभावना है, तो मैं वहाँ के स्कूल को विजिट करूँगा और स्कूल के वातावरण को देखूंगा, शिक्षकों को देखूंगा। उसके बाद मैं घोषणा कर दूंगा कि यहाँ आने वाले 20-25 सालों में समाज कैसे होने वाला है। तो एजुकेशन इज द इंस्ट्रूमेंट। तो चूंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हूँ और मैं समझता हूँ कि जो शैक्षिक नेतृत्व होता है वो प्रशासनिक नेतृत्व से भिन्न होता है। शैक्षिक नेतृत्व में आपको बच्चे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं प्रशासनिक नेतृत्व की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करूं या थानेदार की बात करूं, तो अगर कोई गलत काम करता है, कोई बच्चा भी काम करता है, तो वो कहते हैं कि इसको फलानी धारा में बंद कर दो, ये कर दो। लेकिन अगर मेरे विद्यालय में हूँ और मेरे सामने एक इस तरह की कोई घटनाएं आती है, कुछ ऐसा हैपनिंग होता है, तो मुझे तो उसको बेहतर नागरिक बनाना है। तो मेरा जो तरीका है उस सिचुएशन को हैंडल करने का, वो थानेदार से भिन्न होगा। इसलिए मैं एजुकेशन में हूँ कि भाई मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। अगर मैं भी थानेदार की भाषा बात करूँ, मैं भी ये कहूँ कि नहीं साहब इस पे फलानी धारा करके इस बच्चे को बंद कर दो, तो उस बच्चे को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मैं एजुकेशन को इस नजरिए से देखता हूँ। एजुकेशन को इस नजरिए से देखते हैं, बिल्कुल सर। और इसी की क्षेत्र में चर्चा भी होती है कि एजुकेशन के लिए आप बेहतरीन काम करते हैं और बच्चों के लिए आप सोचते हैं उनके लिए। और आपके जितने भी लेक्चर्स होते हैं जो हम यूट्यूब पर देखते हैं, जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में देखते हैं, तो उन लेक्चर्स में आपको मैंने संस्कृत बोलते भी देखा है सर। और आपकी जो मोटिवेशन है बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, आप वो यही कहते हैं कि बच्चों के निर्माण पर जोर दो, इस देश के ये आने वाले कर्णधार हैं और इनके लिए सोचिए और इन्हें शिक्षित करिए, अच्छे नागरिक बनाइए। तो इस बात पर बहुत अच्छा लगता है सर जब आपसे इस तरह की आपकी बच्चे हमारे प्रदेश के बच्चे, इस भारतवर्ष के बच्चे आपको फॉलो करते हैं। और आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है सर। शायद आपको ज्ञात हो ना हो, लेकिन हाँ आपको मैं बता दूं कि आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है और आपको फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो सर मैं अब ये प्रश्न पूछ रहा था कि आप कहाँ पढ़े, क्या सरकारी स्कूल में पढ़े या जो ये आजकल बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं या जो मैनेजमेंट के स्कूल हैं जिनमें बड़ा ग्लोरीफाइड दिखाया जाता है और बहुत बच्चे को ऐसे दिखाते हैं कि मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े वो, और सरकारी सिस्टम में सुविधाएं थोड़ी कम होती हैं। लेकिन आप कहाँ पढ़े और आपको क्या लगता है? पहला तो मैं यही पूछना चाहूँगा सर, आप पढ़े कहाँ हैं? देखिए, मैंने प्राथमिक विद्यालय कुम्भीचौड़ में पढ़ा है। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट मैंने GIC कोटद्वार से किया और MSc भी मैंने गवर्नमेंट सिस्टम से भी किया है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे जो स्कूल हैं ये सोसाइटी को बनाने के निर्माण स्थली है। क्योंकि मैं जब अपने गांव में पढ़ता था तो मेरी परिवार की बहुत अच्छी पृष्ठभूमि थी, लेकिन मैंने उसी प्राथमिक विद्यालय में टाटपट्टी के साथ पढ़ा और मेरे साथ हर प्रकार का बच्चा रहता था। तो एक मुझे अभी हमारे अंदर जो सामाजिक जो इस तरह से कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसका कारण ये है कि मेरी कक्षाओं में जो आने वाला बच्चा है वो हर पृष्ठभूमि का है। तो हमारी मित्रता जब होती है तो मित्रता किसी व्यक्ति की जाति या धर्म या उसके बैकग्राउंड पर नहीं होती, बल्कि वो बाल सुलभ होती है। तो जब हमारा मित्र हर तरीका का है तो हमने वो गुण अपने कक्षाओं में सीखा कि सरकारी विद्यालय में तब जब हम पढ़ते थे तो सभी प्रकार के बच्चे होते थे। तो आज हम जो हम सभी व्यक्तियों को एक मानव की दृष्टि से देखते हैं, कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नहीं, कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो उसके पीछे वो एजुकेशन है। तो मुझे लगता है कि आज के जो सो कॉल्ड एलीट स्कूल्स हैं, उन एलीट स्कूल्स में ये भावना कम हो रही है और जो अंततः समाज के लिए बेहतर नहीं है, ये सब मेरा मानना है।
बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और मुझे ये भी खुशी मतलब हो रही है क्योंकि मैं स्वयं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, टाट पर बैठा हूँ, पट्टी पर बैठा हूँ, और पीएचडी तक की शिक्षा ग्रहण की, कई साल पत्रकारिता की, कैसे प्रोफेसर कई साल काम किया, न्यूज़ चैनल्स में काम किया, टीवी में काम किया। लेकिन मैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, सरकारी सिस्टम में पढ़ा हूँ, उसका मेरे अंदर जो स्वाभिमान है और जो जो एक तरीके का आत्मविश्वास है, वो मुझे आप मतलब मैं अपने शब्दों में क्या कहूँ कि वो दिखाई देता है। और सर आपका तो आपके अंदर तो मैं एक चीज़ कहता हूँ सर कि मैं तो मनोविज्ञान का विद्यार्थी भी हूँ कि आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, आईक्यू लेवल है, वो बहुत हाई है सर। और आप चाहते तो आप प्रशासनिक अधिकारी बन सकते थे, आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे, पीसीएस बन सकते थे। ये आपके लिए मुश्किल कार्य नहीं था। तो सर आपने उसे छोड़कर शिक्षा के क्षेत्र में, मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर, क्योंकि टीचर तो बिल्डर है, नेशन बिल्डर है, वो तो बनाने वाला है, हर एक अपना अपना वो है, लेकिन आप प्रशासनिक क्षमताएं भी रखते हैं। तो आप एजुकेशन के मतलब में क्यों आए बजाय उसके कि आपने प्रशासन ज्वाइन नहीं किया? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको देखो स्पष्ट बोलना उचित होगा कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रशासनिक सेवा में नहीं आना चाहता था या ऐसी की बात है। लेकिन चून की जीवन में मैं एयरफोर्स में मैं सेलेक्ट हुआ था और मेरे चश्मा लग गया तो मैं फाइनली सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मैं एजुकेशन में आया तो मैंने बहुत रिमोट एरिया में एज ए फिजिक्स लेक्चर काम किया। लेकिन मुझे लगा कि धीमे धीमे कि ये बहुत ही उचित जगह है और एजुकेशन के माध्यम से आप बच्चों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये काम बहुत ही पवित्र काम है और जिस जगह पे मैं काम करता था वहाँ पर कठिन परिस्थितियाँ थी, तो वहाँ पर मैंने पूरी शिद्दत से काम करने की कोशिश की और मुझे खुशी है कि जो बच्चे मुझे आज की तिथि में मुझसे मिलते हैं तो वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि सर आपकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं आपको एक घटना का उदाहरण देना चाहूँगा कि 2 साल पहले मुझे एक अनजान सा फ़ोन आया और जब वो अनजान सा फ़ोन आया तो मैं नंबर मुझे अजीब सा लगा और जब मैंने बड़ा झिझक कर नंबर उठाया तो जो दूसरी साइड से बात आई तो उसने मेरा नाम लिया कि सर आप प्रदीप सर बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर आप कैसे हैं? तो मैंने कहा भाई पहले अपना परिचय दो और मैं ही तब आपसे बात कर पाऊँ कि आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, नैनी डांडा में आपका स्टूडेंट रहा हूँ और मैं यहाँ अमेरिका से बोल रहा हूँ, मैं गूगल में काम करता हूँ और आज मैं जो भी हूँ उस पर आपकी कृपा है। तो मुझे याद ही नहीं आया कि मैंने किस बच्चे के लिए ऐसा किया या कुछ बारे में, क्योंकि लेकिन बच्चों को मैं प्रोत्साहित करता था। उसने टेक्स्ट में मुझे लिखा कि आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। तो मुझे ताजुब हुआ कि ये कैसे ऐसे बोल सकता है कि मैंने तो कभी किसी बच्चे को एक्स्ट्रा तरीके से ऐसा किया नहीं, लेकिन मैं उनको हौसला जरूर देता था। तो एक टीचर का इम्पैक्ट क्या होता है, मैं समझता हूँ कि कितना बड़े अधिकारी हो उसके लिए कोई भगवान जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। दिस कैन ओनली हैपन फॉर द टीचर एंड मुझे प्रसन्नता है कि मेरे जिनको भी मैंने पढ़ाया उन्होंने मुझे इस दृष्टि से देखा। तो मुझे लगता है कि मैं आज मुझे मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में मुझे कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी सम्मान की बात है, लेकिन आई फील ए टीचर टू बी आई एम प्राउड ऑफ टू बी ए टीचर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने दिन दियो गोविंद बताए। तो आपने सर इस बात को सार्थक कर दिया और आपने एक बहुत बड़ी बात यहाँ से कही कि काम कोई भी हो, लेकिन जो व्यक्ति को अच्छा लगता है, जो जिसमें उसकी आत्मा संतुष्ट होती है, जिसमें उसको आत्मानुभूति होती है, वो काम करना चाहिए। यही मैं आपकी बात को समझ पाया हूँ यहाँ पर। बहुत अच्छी बात सर आपने कही। सर अब मैं वापस आता हूँ कि बोर्ड के उपसचिव रहे आप सर जी, आप रीजनल डायरेक्टर रहे ओपन एजुकेशन में, ओपन लर्निंग में। गुजरात में भी आपने काम किया सर ना, गुजरात भी आप गए, गुजरात में भी आपने काम किया और आप यहाँ शिक्षा अधिकारी के रूप में, यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी के रूप में काम, और SCRT में भी रहे हैं सर, आपने SCRT में भी काम किया है। तो इतना काम करने के बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा ये पूछना मतलब ये है, मैं सुबह से आपको देख रहा हूँ, अभी भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर सर, मुझे समय नहीं मिल पा रहा था तो मैंने कहा कि यहीं मैं कैमरे लेके आया था कि इंस्पिरेशन बच्चों को देनी है। हाँ तो सर आप कब समय निकालते हैं और नेट ये कैसे किया सर? मतलब नेट आसान काम नहीं है सर, नेट आसान काम नहीं है, मैं भी जानता हूँ। और नेट में कई पेपर होते हैं, उसमें रीजनिंग के पेपर्स हैं, उसमें सब्जेक्ट के पेपर हैं और बहुत टफेस्ट एग्जामिनेशन है इंडिया का।
तो सर आपने कहाँ से समय निकाला? नहीं देखिए, पहली बात यह है कि मैं फिजिक्स का आदमी हूँ, तो मेरी क्या हुई कि फिलॉसफी में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने इग्नू से फिर एमए फिलॉसफी में किया, और मेरा इंटरेस्ट फिलॉसफी में, आज भी मैं फिलॉसफी का स्टडी करते रहता हूँ कि जीवन को समझने के लिए आदमी को फिलॉसफी उसको बड़ा सपोर्ट करती है, चाहे भी कितनी भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है तो आपको सपोर्ट करती है फिलॉसफी। लेकिन फिलॉसफी को लोग ये समझते हैं कि कोई काल्पनिक चीज़ है। फिलॉसफी इज़ द वेरी कंक्रीट एंड लॉजिकल बेसिस डिसिप्लिन है, और चूंकि मैं फिजिक्स का आदमी हूँ तो मैं फिलॉसफी में फिजिक्स को भी देखता हूँ कि फिजिक्स कहाँ पर है। तो फिलॉसफी ऑफ साइंस का भी एक विशेष पेपर भी होता है, फिलॉसफी ऑफ टेक्नोलॉजी का पेपर भी होता है। तो मैंने पहले इग्नू से एमए किया, उसके बाद आई थॉट क्योंकि आपको अगर, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं सब्जेक्ट को पढ़ूँ। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जब आपके सामने कोई टारगेट होता है तो आप ऑर्गेनाइज तरीके से स्टडी करते हैं। तो मैंने नेट क्वालिफाई करने के पीछे ये था कि भाई पहले तो मैं पीएचडी करूं कि भाई फिलॉसफी और क्या कहते हैं फिजिक्स में कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी किताबें भी फिजिक्स एंड फिलॉसफी पर बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं दार्शनिकों की और साइंटिस्ट की रही हैं। और मैं बताना चाहूँ कि मोस्ट ऑफ द फिलोसफर्स, चाहे लेबनीज हों, चाहे आपका पाइथागोरस हों, चाहे डेकार्टे हों, ऑल आर द मैथमेटिशियंस, मैथमेटिशियन होते हैं। आपका बर्ट्रैंड रसेल हों, आपके क्या कहते हैं जिनकी क्या कहते हैं ये फिलॉसफी आई है लैंग्वेज फिलॉसफी, विटजेंस्टाइन हो, हाँ वो सब साइंटिफिक बैकग्राउंड के लोग थे। तो एक मेरे मन में फिलॉसफी को स्टडी करने की बात आई, तो मैंने कहा कि ऑर्गेनाइज स्टडी करनी है तो नेट ट्राई कर लिया जाए, कि जिससे कि उसका एक कोर्स मटेरियल होता है, उस कोर्स मटेरियल से आप ऑर्गेनाइज तरीके से आगे पढ़ते हो, फिर अपने लिए आप स्टेप, मैंने कितना पढ़ा क्या पढ़ा इसको जज करने के लिए कोई पैरामीटर चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ना शुरू किया। देन आई थॉट कि मुझे क्या कहते हैं नेट में अप्लाई कर लेना चाहिए। तो मैं पीएचडी का मेरा उद्देश्य था, तो मैंने पीएचडी के लिए कहा कि उसके, क्योंकि अब पीएचडी करने के लिए नेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तो मैंने जो है फिर जो है क्या कहते हैं नेट को क्या कहते हैं वो किया। और अपनी तैयारी तो मैं यही कहूँगा कि भाई मैंने समय का सही तरीके से प्रबंधन किया, और टाइम मैनेजमेंट, हाँ प्रातः काल का समय में आज भी जो आप बता रहेंगे संस्कृतानि माम किंचित संस्कृत भाषा जानामि, किंचित संस्कृत भाषायां वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि, मया विचारितवान् यदि अहं दर्शन शास्त्र से अध्ययनं करोमि किमर्थम् अहं संस्कृतं न जानामि। क्योंकि जब भारतीय दर्शन की बात आती है तो भारतीय दर्शन में संस्कृत का पुट जाएगा। अगर मैं इंग्लिश भाषा में संस्कृत को समझ रहा हूँ तो दैट इज़ नॉट गुड। तदा मया विचारितवान् कि संस्कृतम् अवश्य अध्ययनं करणीयं, तदा मया संस्कृतस्य अध्ययनं प्रारम्भं कृतवान्, सम्यक् संस्कृत भाषायां किंचित वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। तो दैट्स द फिलॉसफी। फिलॉसफी ने टू लिव द लाइफ के जीवन को समझना, उसके पूरे संदर्भ को समझना, उसके लिए भारतीय दर्शन जो है बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण उसका स्थान है। तो भारतीय दर्शन का अध्ययन करने की इच्छा शक्ति में मैंने एमए किया, और उससे मैंने थोड़ा, उसी की वजह से मैंने संस्कृत का भी अध्ययन किया, और उसी की वजह से क्या कहते हैं मैंने नेट मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं था, स्टडी मेरे फिलॉसफी थी, और मैंने अपीयर किया तो मैं पीएचडी के लिए मैं क्वालिफाई कर लिया। तो दैट्स जोरदार तालियां बनती है। बहुत से संगठनों के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सामने देख रहा हूँ, और बहुत से जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, अभी कुछ पहले भी आए थे। तो सर संस्कृत बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ माँ सरस्वती की अपार कृपा है, माँ भारती के वरद पुत्र कहूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी। फिजिक्स का आदमी अगर संस्कृत बोलता है तो बहुत बड़ी बात है। देवभूमि है, इस देवभूमि का प्रताप है ये भारतवर्ष में, और भारतवर्ष में ये जो हिमालय प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, तो ये तो देवभूमि है। तो ये मैं कहूँगा कि माँ भारती के वरद पुत्र हैं। तो सर मैंने बहुत समय लिया आपका, और सर थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, मैं एक बात मुझे और याद आ रही है सर, कि अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि कुछ और लोगों ने भी नेट क्लियर किया। कौन लोगों ने नेट क्लियर किया जो आपके? नहीं, मेरे परिवार में मेरे बच्चे ने भी इकोनॉमिक्स में किया। मेरे एक भतीजा है, वो उसको, और मैं 7 पेपर देने के लिए गए फिलॉसफी का। तो 7 ही पेपर देने गए। पूछना चाह रहा था सर, 7 ही फिलॉसफी। वो अभी पीएचडी परस्यू कर रहा है, क्या कहते हैं वहाँ से श्रीनगर से। तो उसने भी मेरे साथ दिया, तो उसने भी पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया। तो हम दोनों जो हैं साथ ही गए। तो मेरे भतीजे ने भी किया है। बताओ सर, आप तो वाकई इंस्पिरेशन है, नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है कि आपने भतीजे के साथ, बेटे के साथ, उन्होंने भी नेट क्लियर किया और आपने भी नेट क्लियर किया। तो पढ़ने का जज्बा है सर आप में, बहुत बड़ी शिद्दत है, बहुत बड़ा जुनून है आप में, बहुत बड़ी आग है आपके अंदर पढ़ने की, बहुत बड़ी ललक है सर। मैं आपके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ सर। और एक चीज़ आखिर में पूछना चाहूँगा कि
जो ये नौजवान है, आज के ये नौजवान, इनको आप तो इन पे काम भी करते हो, भ्रमण भी करते हो, विद्यालयों में भी जाते हो, टीनेजर्स हैं, कहीं सभी जगहों में देखिए उम्र ऐसी है जिसमें बच्चा जो है उसमें भटकाव की स्थिति में भी रहता है, कभी वो गलत रास्ते को भी पकड़ने की संभावनाएं उसमें रहती हैं, और कभी कभी क्या होता है कि बच्चा अध्ययन से हट भी जाता है, स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए वो तैयार नहीं हो रहा। तो और कुछ लोग बहाने मारते हैं कि हो ही नहीं रहा, अब हमने कोशिश कर ली, बहुत कोशिश करी, हुआ नहीं। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो कहते हैं कोशिश करने के बाद हुआ नहीं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पहली बात तो यह है कि मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, और प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक चीज के लिए नहीं बना होता है। हर एक मनुष्य नेचर से एक स्पेसिफिक क्वालिटी लेके बना हुआ होता है। लेकिन एक बात मैं और भी बच्चों से भी कहता हूँ, संस्कृत का श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकः तत्दुर्लभ। यानी संसार में कोई भी ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसका किसी न किसी मंत्र में उपयोग ना आता हो, ऐसी कोई मतलब पौधा नहीं है जिसकी जड़ में औषधि का गुण न हो, और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ गुण नहीं हो। योजकः तद्दुर्लभ, केवल उसको सही प्रकार से कैसे यूज करना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेशन, एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेशनिस्ट एंड द टीचर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबको ये समझना चाहिए, कोई इस क्षेत्र में है या उस क्षेत्र में है, तो ईश्वर ने हर एक आदमी को अलग अलग तरीके से उसकी क्वालिटीज है। किसी भी व्यक्ति को अगर कोई चीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाया तो इसलिए उसके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं क्या कहते हैं योग्य नहीं हूँ। संसार में हर एक आदमी योग्य है। वो कैसे अपने आप को जस्टिफाई करता है, वो थोड़ा सा एजुकेशन का जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, हम फाइंड आउट करें। लेकिन मैसेज यही है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति और स्पोर्ट्स को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो क्रिकेट और फुटबॉल भी जो हैं वो मोबाइल में खेल रहे हैं। तो मैं भी स्पोर्ट्स से आ रहा हूँ, स्पोर्ट्स ग्राउंड से आ रहा हूँ, तो मैंने वहीं से ये कहा कि स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मैं बच्चों से यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि अपनी बॉडी को आप फिट रखिए, क्योंकि जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य 3 प्रकार से उसके कंपोनेंट हैं। उसका एक कंपोनेंट फिजिकल कंपोनेंट, आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी मेंटल कंपोनेंट है, आपका क्या कहते हैं इमोशंस अच्छी होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए सब लोगों के लिए, तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी है। और तीसरा सोशल वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ। तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति वो की है जो तीनों कंपोनेंट में समांतर तरीके से चलता है, उसका फिजिकल उसका कंपोनेंट, उसका मेंटल कंपोनेंट, उसका सेक्सुअल कंपोनेंट, तो तीनों चीजें। मुझे लगता है सर कि जो आपके चेहरे का ग्लो है, जो चेहरे का नूर है, और जो चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है और आप खुश रहते हैं, मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स, ये फिलॉसफी और ये जीवन दर्शन और ये जीवन जीने का तरीका, यही वजह है। अभी मैं जब आपको वहाँ से आपको कवर कर रहा था, तो मैं आपको लेके आया था, तो आप फटाफट चल रहे थे जब मैं आपको कवर कर रहा था, और पीछे कहीं नौजवान, मैंने जब सीढ़ी से ऊपर किया तो वो हाफ रहे थे और आप फटफट करके ऊपर चढ़े आए। तो सर ये मुझे लगता है कि आपकी जो स्पोर्ट्स के प्रति लगन है और जो आपकी लाइफ के प्रति फिलॉसफी है, जो आपका दर्शन है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप में से कोई यहाँ ऑडियंस के लोग बैठे हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो प्लीज़ मेरे पास तो आके थोड़ा सा आप माइक लेके बात कर लें। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आप शिक्षा से, इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनके शिक्षक संगठन से भी हैं। और जो पहले हमें लगता था कि हमारे जो अधिकारी आते हैं यहाँ, अधिकारी लगते थे जो भी आते थे, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमें ये लगता है कि यहाँ जो सीट पर बैठे ये हमारे शिक्षकों के अभिभावक। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं तो उनका समाधान होता है ना। क्या आज ही नहीं, देखिए टाइम देखिए, रोज ही सर इस टाइम यहाँ उपलब्ध रहता है हमेशा से ही। और सर के साथ मतलब ये है कि अधिकारी होते हैं, स्कूल में आते हैं, जैसे तो पहले ये लगता था कि कोई अधिकारी स्कूल में आ रहा है, तो दहशत में स्कूल के मतलब प्रिंसिपल से लेके और सभी रहते हैं। लेकिन आज की डेट में हमारे विशेषकर मैं अपने शासकीय विद्यालय की यदि बात करूं तो सब चाहते हैं कि सर हमारे यहाँ आए, विद्यालय में आए और हमारे बच्चों को, क्योंकि जो सर की सोच है उन सर की सोच ये है कि भाई आपका जो काम है शिक्षकों का, कोई भी मतलब मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक है हमारे, लेकिन अब वो ये डांटते भी हैं हमें कि पहले हमारे लिए बच्चे हैं और उन बच्चों के पीछे हमें, हमारे पीछे
आपके विषय में। हाँ, आप एक सख्त प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, ये भी इनके अंदर मैंने देखा है कि जब किसी अगर गलत बात होती है तो इसे किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करते। शिक्षक समाज में हमारे जनपद देहरादून में हमारा सौभाग्य है कि छोटी भी कोई समस्या होती है तो किसी शिक्षक के प्रति ये हिचक नहीं है अपने मन में मैं जाऊं और साहब से बात ना कर पाऊं। छोटी समस्या लेके और सीधे साहब की बात बताओ। हमारे जो संगठन की बात है, हमारा तो मुझे तो ये लगता है कि साहब ने हमारे संगठन के भी जो है पूरा जो है खत्म संगठन वो जो है जो काम था। और आज हम यहाँ बैठे हुए आपके सामने बैठे हुए जो बात हुई हमारे जन विशेष, मुझे लगता है कि जनपद में हमारी कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके वजह से हो। बाकी जो समस्याएं हैं वो पर अलग लेवल वाली अलग बात है, लेकिन आपकी समस्याएं जो हमारे वर्षों से हमारी समस्याएं जो लंबी थी जिनका समाधान नहीं हो रहा था, हमारा सौभाग्य है कि आपके आते ही हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ऐसे हैं कि वो आज मतलब इस स्थिति में है कि कहीं कुछ नहीं। तो आप जब तक वो रहेंगे अपने आप हमेशा जनपद देहरादून के हमारे शिक्षक संगठनों को, साथियों को, समाज शिक्षकों को जरूर याद रहेंगे कि एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्तित्व। और जैसे आपने कहा भाई आपकी फैमिली में आपको वही करो कि आपकी तो ईमानदारी हम कह ही नहीं सकते। हमें ये लगता है यार कि कई समय मतलब घर में देखिए ना, कई पिताजी कई समय विधायक रहे, भाई 3 समय के विधायक है, 5 समय के विधायक, और कोई घमंड नहीं, किसी तरीके का कोई वो नहीं उनके अंदर, है ना सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो संगठन के लोग होते हैं वो तो अक्सर शिकायत करते हैं अधिकारियों की, और लेकिन आप यहाँ तारीफ कर रहे हैं, है ना। तो सर इनमें कुछ है तभी तो संगठन के आप बहुत कम ऐसे अधिकारी हमारे हैं जिनको हमने आके गुलदस्ता भेंट किया हो। हकीकत बात हमेशा जब आए लड़ाई हुई है चारों तरफ। पहली बार किसी अधिकारी के साथ आपने उनका फूलों के साथ स्वागत किया। शिक्षा में और वही हमें शिक्षाविद मिलना बहुत हार्ड गर्व की बात है कि भाई हर, क्योंकि हमारे भी चाइल्ड सेंटर्ड जो इन्होंने बात करी शुरू में आए थे हम और नीचे हॉल में मिले थे तो मैंने कहा था सिर्फ बच्चा है मेरे सामने, तो वही चीज हम भी लेके चल रहे हैं कि हम बच्चों के लिए हम भी करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपके जो थोड़ा सा 1% भी हम कर सके, आपकी जो बात है कोशिश करते हैं संगठन की तरफ से कोशिश करते हैं। एग्जामिनेशन के टाइम में आई एम वेरी थैंकफुल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्होंने अपने अध्यापकों को तैयार किया, उनको ऑनलाइन जो सपोर्ट किया फिजिक्स में, मैथमेटिक्स और अपने आप सब ने किया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सभी लोगों को, बल्कि मेरा विचार ये भी था कि संगठन के लोगों को भी एक कॉमन एजुकेशन के गवर्नमेंट में। तो अभी IIT रुड़की में एक कॉन्फ्रेंस में मुझे कॉल किया गया था जिसमें इंडस्ट्री के सारे लोग थे। उसमें माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी जिसमें इंडस्ट्री के लोग थे, वाइस चांसलर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो वहाँ पर जब एजुकेशन की बात आई तो मैंने एक बात वहाँ पे रखी। मैंने कहा आप जो भी मतलब IIT जो भी रिसर्च करता है एजुकेशन के फील्ड में, वो आपकी बंद अलमारी में चली जाती है। सवाल इस बात का है कि उसको ग्रास रूट पे कैसे लाया जाए। मेरे ग्रास रूट पे मेरे पास प्रत्येक गांव में मेरे पास एक एजुकेटेड प्राइमरी का टीचर है। मैंने कहा आप ये बताइए क्या कि IIT के प्रोफेसर्स ने या डायरेक्टर्स ने ऐसा माहौल बनाया है कि मेरा जो प्राइमरी का अध्यापक है वो बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने क्या कहते हैं IIT के परिसर में आकर के अपने प्रोफेसर से बात कर सके। तो जो आइसोलेशन है अमंग द टीचर इज द टीचर, आइदर इज इन द प्राइमरी, इन द जूनियर, द हाई स्कूल, इवन इन द प्रोफेसर, दे आर टुगेदर फॉर द काउच ऑफ एजुकेशन। और बेसिक कक्षाएं पढ़ाना बहुत भी कठिन होता है। तो मैंने ये बात वहां पे रखी कि आइसोलेशन, इफ वांट टू डू द वर्क, मेरे पास ग्रास रूट पे अगर आप बात पहचानना चाहते हैं, मेरे पास एक अध्यापक है जो कि हाईली एजुकेटेड है, उसका ट्रस्ट लेवल क्या अध्यापक का समाज के साथ ट्रस्ट लेवल होता है। तो अपनी बात को अगर ग्रास रूट पर, अपनी किसी भी बात को आप ग्रास रूट पर अगर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं तो आपके पास अध्यापक है। लेकिन अध्यापकों को हमने ऐसे आइसोलेशन में, जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं उनका हमारे सेकेंडरी एजुकेशन के टीचर के साथ उनके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। तो आई टोल्ड स्क्वायरली दिस कि भाई ये मुझे कमी खलकती है। और अगर आपको इस ट्रांसलेशन करना है आपकी अपनी रिसर्च को जो बंद अलमारी में उसमें ले जाना है, तो आपको ये आइसोलेशन तोड़ना होगा। ऐसे नहीं कि मेरा प्राइमरी का स्कूल का वो 10 बार डर रहा है आपके क्या कहते हैं IIT के गेट में आने से, तो उसके इतना कॉन्फिडेंस होना है कि ये मेरा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। एंड जब ठीक है आप जो है हायर एजुकेशन पर पढ़ा रहे हैं, मैं भी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वी आर कंट्रीब्यूटिंग, तो हमको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ऐसा माहौल हमको तय करना। आई टोल्ड, मैंने वहां पर ये बात रखी वहां पे। सबसे बड़ी जो खासियत सर की, इन्होंने जो शिक्षा का मूल पकड़ा है विद्यालय।
विद्यालय की समस्याएं जो स्पोर्ट्स पे बहुत जोर देते हैं, स्पोर्ट्स पे बोलते हैं लोग कि भाई मैंने एक जगह देखा तो वहाँ वो बोल रहे थे कि वो लगा लो भाई, वो सराहन आ जाएंगे तो पहले बोलेंगे कि स्पोर्ट्स के वो नहीं लगाए हुए पिलर, पकड़ लेंगे वो पिलर दोबारा दोबारा। आज का माहौल ये है विद्यालयों में हाँ कि सबको पता है सर आ जाएंगे, सर कुछ नहीं करना है, आपका रजिस्टर नहीं देखेंगे सर, आपके चीज क्लास में जाएंगे, क्लास में क्लास में बच्चों को देखेंगे, बच्चों से इंटरेक्शन। और हमें बच्चों को फोकस करना है, बच्चों को देखना है। मतलब सब शिक्षकों का भी आज ये नजरिया है। और सबसे मैं जो आपसे कह रहा था कि सामने जो सर ने पकड़ा, जो हम शुरू से ये कहते हैं कि मूल जो है शिक्षा का हमारा विद्यालय है, बच्चा है और वो शिक्षक है जिसके पास समस्याएं हैं, और हमारा सौभाग्य है कि आपने वो चीज पकड़ी। बहुत अच्छी बात सर, आपसे तो बात मतलब मन खत्म ही नहीं हो रहा, बातें ही खत्म, हम लग रहा है कि लगातार मन बात करें आपसे, आपसे सीखें, आपसे चर्चा करें। सर एक क्वेश्चन में और मेरे मन में आ रहा है, क्वेश्चन ये है सर कि नेट एलिजिबल फॉर पीएचडी, तो सर क्या पीएचडी की भी सोच रहे हैं, क्या पीएचडी करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा उद्देश्य ही पीएचडी करने का। मैंने कहा कि फिजिक्स एंड फिलॉसफी दे आर को रिलेटेड, तो चूंकि मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड है तो मैं इस दिशा में काम करना चाहता हूँ। अभी तो मेरे दिमाग में बात आई है कि भाई ब्रह्म सूत्र है, तो ब्रह्म सूत्र में क्या साइंटिफिक अप्रोच है, मैं उसको देखूं। जो बद्रायन का, जिससे सादा वेदांत का पीसेस निकाला है, तो अभी तो है, लेकिन विचार तो है मेरा पीएचडी करने का। बहुत 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 सर, बहुत मोटिवेशनल, बड़ी इंस्पिरेशनल सर। मैं ये आपने साबित कर लिया कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है ना, और पढ़ने के लिए हम कहें कि पढ़ने के लिए किसी एक्सक्यूज़ की जरूरत नहीं है, अगर ठान लिया तो हो गया। तो इस तरह से हमने बात की और हमारी जो चर्चा हुई थी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं माननीय शर्मा जी को इस मोटिवेशनल कार्यक्रम के लिए, जो हमारे सीईओ साहब का आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं और उनकी दिल की बात हमें जानने का अवसर दिया, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा सर। और दूसरा शर्मा साहब, मैं साहब अभी हमारे संगठन के यहाँ पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उपाध्यक्ष हैं, मुझे भी एजुकेशन में रह के एजुकेशन के बच्चों के प्रति जो प्रेरणा मिली है, हमारे जिस संगठन के अधिकारी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो हम जब आते हैं साहब से मिलके, तो आप ये यकीन मानिए सर, ये हमें ऐसा इंजेक्शन देते हैं मोटिवेशन का, वो साल साल तक हमारे लिए काम करता है। मुझे याद है अध्यक्ष जी, एक बार साहब का क्विकली कार्यक्रम बना वर्णिजन इंटर कॉलेज में, और डेंगू के प्रति साहब इतने सजग रहे। साहब ने कहा भाई देखो, यहाँ गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व जनपद देहरादून में एज अ सीईओ मेरे पास है। तो उस दिन साहब की मैंने बात देखी, मैंने कहा साहब कितने मार्मिक भी हैं, दया भी करते हैं, कठोर भी हैं, सशक्त भी हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा सर, साहब का हमारे डायरेक्टर साहब थे शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा के एसपी खाली साहब, खाली साहब जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा था, हम लोग भी वहाँ पर थे। साहब ने अपना पूरा संबोधन उद्बोधन संस्कृत में दिया और सारे लोग इतने प्रसन्न हुए साहब को देख के कि साहब ने संस्कृत में बोला है। तो ये सारा क्रेडिट तो हम साहब को कहेंगे कि आप संस्कृत प्रेमी हैं, समाज प्रेमी हैं और शिक्षा प्रेमी हैं, बच्चों के प्रति आप बहुत स्नेह रखते हैं। मैं बधाई देता हूँ सर आपको, आपने नेट क्वालिफाई किया है। मेरे जैसे युवाओं के लिए आप आदर्श हैं, थे और रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने की। एसपी खाली सर का भी मुझे संदर्भ याद आ रहा है कि वो भी इन्हीं की तरह बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत जुझारू व्यक्ति हैं, और अभी भी मुझसे वो जुड़े हुए हैं, फोटो भेजते हैं। आज ही उनकी एक फोटो विधानसभा की फोटो थी कि मैडम ऋतु खंडूरी जी के साथ उन्होंने मुझे आज फोटो सेंड करी थी। तो वो भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं सर, आपने मुझे याद दिलाया। मैं कभी उनसे भी मिलूंगा, उनसे भी चर्चा करेंगे और बहुत सी बातें वहाँ से भी उनसे भी शेयर होंगी। तो मैं इस तरह से अपनी बात को समाप्त करते हुए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपकी मोटिवेशन के लिए, आपकी इंस्पिरेशन के लिए और आपकी मुस्कुराहट के लिए और आपकी सौम्यता और विनम्रता, कर्मठता और कर्तव्य परायणता के लिए, जो इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए एक उदाहरण है और हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। यार समझ आपको, चाय आपने बहुत एनर्जी खर्च करी। चाय वाला भी है कोई इधर?